आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का ये भाग 3 है। आपको पता है कि मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मौर्य युग में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और ये काफी लंबा चैप्टर है, इसीलिए अभी और इसमें कई भाग होंगे, लगभग दो और भाग होंगे। दो क्या भाग होंगे? ये सम्राट अशोक के बाद ये लगभग वंश समाप्ति हो जाता है। उसके सम्राट अशोक के बाद कुछ राजा आते हैं लेकिन उतने योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए लगभग वो वंश समाप्त हो ही जाता है, ये मौर्य वंश। तो सम्राट अशोक तक, तो सम्राट अशोक के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते। बिंदुसार, ये भी काफी अब बिंदुसार वृद्ध हो चुका था और ये चाहता था कि अपने बड़े बेटे, इसके दो पुत्र, दो नहीं, इसके दो ही पुत्र नहीं थे, 100 से अधिक पुत्र थे और माना यह जाता है कि 15 से अधिक शादियां किया था। आपको पता भी होगा कि जो पहले के राजा होते थे, पहले की क्या, या समझ लीजिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे? शादी बहुत सारा करते थे। ये जरूरी नहीं कि सारे राजा बहुत सारे शादी करेंगे, मतलब, लेकिन अधिकतम राजा जो होते थे वो शादी बहुत सारा करते थे। मतलब शादी के कोई उनका लिमिट ही नहीं होता था, कितना शादी कर लेते थे। और शादी के कई कारण थे। अब आप सोचेंगे, या बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि वो सिर्फ अपने शौक के लिए शादी करते थे। नहीं, इसलिए शादी नहीं करते थे, शादी के कई कारण थे। शादी के हम कई कारण बताए भी थे क्यों वो शादी करते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको शौक था शादी करने के लिए इसलिए शादी करते थे, नहीं। पहला बात यही हो जाएगा, उनके शादी के कारण के बारे में बात करते, पहला बात यही हो जाएगा तो उनका शौक, बहुत सारे राजाओं का शौक होता है शादी करने के, बहुत सारे शादी करेंगे। दूसरा कारण होता था कि वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए शादी करते थे। क्यों शादी करते थे? साम्राज्य, ताकि अब जहां से शादी हुआ, जिस राज्य की राजकुमारी शादी हुआ, वहां का राज्य भी इनमें मिल गया। और मिलने के बाद इनका, अब उसके बाद क्या होता था? मिलने के बाद इनका सैन्य संगठन और मजबूत होता था। तीसरा, अपनी रक्षा के लिए शादी करते थे कि बगल वाला अगर पड़ोसी राज्य की कोई राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो पड़ोसी राज्य आक्रमण ही नहीं करेगा इन पर। यानी कि किस किस चीज से? शौक के लिए शादी करते थे, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और अपने एक मतलब मित्र चाहते थे। मित्र बनाने के लिए भी क्या करते थे? शादी करते कि बगल वाला राज्य क्या बन जाए? मित्र बन जाए। तो मतलब कई कारण थे शादी करने का, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बच्चे सोचते हैं कि अरे बहुत सारी शादी करते थे, वो तो अपने शौक के लिए शादी करते थे। नहीं, कुछ उनकी समस्याएं भी होती थी जिसके कारण उनको शादी क्या करना पड़ता था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार की बहुत सारे शादी हुआ था, लगभग 100 से अधिक बच्चे थे और माना जाता है कि 15 से अधिक इनकी क्या थी? शादियां हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था सुसीम, और उससे छोटा का नाम था अशोक, जो बाद में सम्राट अशोक बनेगा। अशोक नाम था। तो ये बिंदुसार चाहता था कि देखिए, पहले का ये नियम होता था ना कि बड़ा बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन बड़ा बेटा राजा बनेगा, योग्य भी तो होना चाहिए ना। ऐसे राजा, इतने बड़े साम्राज्य, अखंड भारत का सत्ता किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जाए जो उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, नहीं। तो क्या हुआ? लेकिन ये देना चाहता था, बिंदुसार देना चाहता था सुसीम को। लेकिन बिंदुसार के जो दरबार में जितने भी मंत्री मौजूद थे, अधिकतम मंत्रियों का यह कहना था कि सम्राट अशोक को क्या दिया जाए? सत्ता दिया जाए। क्योंकि वो लोग सम्राट अशोक के इसका कार्यप्रणाली देख चुके थे, क्योंकि ये कई जगहों का राज्यपाल रह चुका था। कई जगह कहाँ? कालिंग का यहाँ राज्यपाल रह चुका था, तक्षशिला और उज्जैन, ये सारे जगहों का और कई जगहों का ये क्या रह चुका था? राज्यपाल रह चुका था। कौन? अशोक। तो राज्यपाल का मतलब क्या होता था कि मतलब उस क्षेत्र का राजा समझ लीजिए वही होता था। जिस क्षेत्र में मान लीजिए पूरा अखंड भारत है, ये समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे समझिए, कई बार हम आपको बताए हैं, समझ लीजिए पूरा अखंड भारत है अपना। अब अखंड भारत में यहाँ पर तो ये है, ये हो गया, समझ लीजिए ये हो गया पाटलिपुत्र, इतना यहाँ समझ लीजिए ये हो गया क्या? पाटलिपुत्र। ये राजधानी थी पूरा अखंड भारत की, यानी कि मगध की पूरा राजधानी था ये सारा, ये पूरा मगध फैला हुआ था। तो क्या यहाँ पर बिंदुसार ये सारे जगहों पर शासन कर सकते थे? नहीं, बिंदुसार सिर्फ यहाँ पर बैठे रहते थे और बाकी जगहों पर अपने राज्यपाल नियुक्त किए रहते थे। और ये राज्यपाल इनको क्या कहते थे? रिपोर्ट देते थे कि हाँ ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे नियम लागू करना पड़ेगा। तो अधिकतम राज्यपाल किसको बनाया जाता था?
ये अपने परिवार वालों को, जो राजा होते थे अपने परिवार किसी अपने बच्चे को राज्यपाल बनाए, ताकि उनको पता था ना कि इनके बाद यही सब राजा बनेगा। तो राजा बनने के लिए राजा को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है। जिस तरह से एक सैनिक बनने के लिए सैनिक को प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, टीचर बनने के लिए टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है। आप जिस फील्ड में भी जाते हैं उस फील्ड में आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होना करना होता है, उसके बारे में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जैसे ऑफिसर बनने के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक वैसे ही राजा बनने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी राजा बन जाएगा, राजा बन तो जाएगा लेकिन रह नहीं पाएगा। इसीलिए इसने अपने बच्चों को क्या दिया, सबको राजा बनने की ट्रेनिंग पहले से ही दिया जाता था, प्रशिक्षण, कि आप राजा बनेंगे तो कैसे निर्णय लेंगे, क्या करेंगे। देखिए कोई भी चीज, कोई भी बड़ा पद पर जाने के लिए डायरेक्ट किसी को बड़ा पद पर नहीं पहुंचा दिया जाता है, पहले छोटे छोटे पदों पर बैठाया जाता है और अनुभव मिलता है। अनुभवी व्यक्तियों को ही बड़े पदों पर बैठने के लिए दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उनका भी उम्र लिमिट होता है, या मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनका भी उम्र जो होता है। तो ये सारे लोग अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी लोगों को ही राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ताकि देखिए इसलिए बनाया जाता है ना, ताकि ऐसा कोई गलत निर्णय ना हो पाए। जो अनुभवी लोग होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और अनुभव हो जाता है, वो गलत निर्णय, बहुत कम संभावना होती है कि वो गलत निर्णय करेंगे, वो सोच समझ के निर्णय करेंगे। ठीक वैसे ये अपने ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो कई जगहों को इसको क्या किया गया, अलग अलग जगहों का राज्यपाल बनाया गया। इसीलिए ऑफिसर को भी, ऑफिसर जब बनते हैं ना तो उनको अलग अलग जगहों पर राज्य में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वो राज्य के सारे हिस्सों में घूम सके और सारे जगहों की समस्याएं देख सके। आप ये मत सोचिए कि ट्रांसफर, आप लोगों को ये होता होगा ना कि आखिर ऑफिसरों को या पुलिस में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफर कैसे कर दिया जाता है, ट्रांसफर क्यों किया जाता है। कुछ तो ऐसे ही जानबूझकर कुछ लीडर जो होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफर जो होते हैं वो क्यों किया जाता है, ताकि उन ऑफिसर की भलाई के लिए किया जाता है, ताकि वो ऑफिसर पूरा राज्य में या पूरा देश में, या नॉर्मली समझ लीजिए राज्य में ही, पूरे राज्य में घूम सके और ये देख सके कि अलग अलग जगहों की समस्याएं क्या है। मान लीजिए किसी भी राज्य में यहाँ पर कुछ दिन रहा, यहाँ पर कुछ दिन रहा, यहाँ पर, तो सारे जगहों की समस्याएं देख पाएगा ना। अब एक ही जगह पर रह गया तो कैसे समस्या देख पाएगा। ठीक वैसे ही देखिए सम्राट अशोक को भी ट्रांसफर हो रहा था, कभी कलिंग तो तक्षशिला तो उज्जैन, ये सारे जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा था। ये तो राजा के लड़के थे, चाहते यहाँ पर बिंदुसार तो एक ही जगह पर भी इसको रख सकते थे, लेकिन देखिए सम्राट अशोक को वहां भेजा जाता था जहां जहां पर ज्यादा विद्रोह हो जाते थे। जब ज्यादा विद्रोह हो जाता था तो इनको, ये सम्राट अशोक को भेजा जाता था। कालिंग में भी विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ था, उज्जैन में थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन हुआ था। जहां जहां भी बड़े बड़े विद्रोह होते थे ना, तहां सम्राट अशोक को भेजा जाता था। इसी कारण से इसका अनुभव बहुत ज्यादा हो गया था कि कैसे विद्रोह को दबाना है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ऑफिसर जो ये अधिकारी होते हैं उनको अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाता है, ये सब कुछ बहुत अच्छा से ज्ञान हो गया था इसकी। और ये भी ज्ञान हो गया था कि हमारी मगध की सीमाएं कैसी है, हमारे मगध में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ प्रशासन कैसे चलाया जाता है, और मतलब और सामने जब विद्रोह होता है तो कैसे उससे निपटा जाता है। बहुत बढ़िया तरह से इसको आ गया था और इससे लोग डरते भी थे, ध्यान रखिएगा। दरबार वाले मंत्री भी डरते थे, कुछ मंत्री तो ऐसे ही समर्थन में थे और कुछ मंत्री डर के कारण इसके समर्थन में आ गए थे कि हाँ सम्राट अशोक ही राजा बनना चाहिए। लेकिन बिंदुसार कह रहा था कि उसी में बनेगा राजा। तब क्या किया प्रधानमंत्री, बिंदुसार का प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग के साथ किसने क्या किया आपको पता ही है कि सम्राट अशोक जो था वो क्या था, योग्य जो था, ये योग्यता इसमें थी, योग्य राजा की मतलब योग्य योद्धा भी था, योद्धा, कुशल प्रशासक, क्योंकि ये राज्य काज की जिम्मेवारी भी देख चुका था, ध्यान रखिएगा। योद्धा, कुशल प्रशासक, साम्राज्य निर्माता, यानी कि साम्राज्य को अपने साम्राज्य को कैसे निर्माण करना, इसको सबके बारे में ठीक ठाक जानकारी थी कि अपने साम्राज्य को कैसे सुरक्षित रखना और दूसरे को साम्राज्य को भी अपने मिलाना। इसको अभी मौका नहीं मिला था मिलाने के लिए। ये मत सोचिएगा कि ये दूसरे पर भी आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसको पता था कि साम्राज्य का निर्माण किया कैसे जाता है, ये पता था इसको। और बाद में एक परोपकारी राजा बना। शुरू में परोपकारी राजा नहीं था, बाद में क्या बना, परोपकारी राजा बना, बाद में परोपकारी राजा बन गया। ये सम्राट अशोक के अंदर इतना गुण पहले से था, बाद में राजा बनने के बाद ये गुण आया, ये पहले से ही था। ये प्रधानमंत्री सब जानते थे कि सम्राट अशोक के अंदर इतना गुण है, मतलब ये ठीक ठाक राजा बन पाएगा।
तब अब प्लानिंग किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। बिंदुसार का जो स्थिति थी ये थोड़ी खराब होने लगी थी, वृद्धावस्था में खराब होने लगी थी। तो ये अपने पास सुसीम को रखता था कि मान लीजिए हम कभी ये अचानक इसकी मृत्यु हो गई तो सुसीम को ही राजा बना दिया जाए। और ये सम्राट अशोक को राजधानी में नहीं रहने दिया जाता था। पता था इसको कि अगर सम्राट अशोक राजधानी में रहा, ये इसकी मृत्यु हो गई तो समझ लीजिए इनका काम निपटाएगा, ये खुद राजा बन जाएगा। इसीलिए बिंदुसार इसको राजधानी में नहीं रखता था। कहाँ रखता था? अलग अलग जगहों पर जहां जहां विद्रोह होता था वहां भेजता रहता था। आपको पता है कश्मीर में भी गया था, ये सारे जगहों पर। तो क्या हुआ, उस समय बिंदुसार का जो स्थिति थी, उसका जो कंडीशन था वो खराब होने लगा था, उसका स्थिति खराब होने लगा था। और अब मृत्यु की स्थिति धीरे धीरे अब आने लगी थी। तो अब यहाँ के इसके प्रधानमंत्री को पता चल गया कि अब इसकी मृत्यु होगी। तो प्रधानमंत्री ने प्लानिंग बनाया। सम्राट अशोक उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। सम्राट अशोक को यहाँ का प्रधानमंत्री जो था, इसका बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक था। ध्यान रखिएगा, खल्लाटक प्रधानमंत्री उस समय कौन था? प्रधानमंत्री खल्लाटक था। प्रधानमंत्री खल्लाटक। प्रधानमंत्री ने क्या किया, अशोक को यहाँ पर बुलवाया। कहाँ पर? राजधानी में। क्या आपका पिता का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप आइए और उनसे मिल लीजिए। तो ये सम्राट अशोक पहुंचा और सुसीम को भेज दिया कि जाइए तक्षशिला में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है, तो आप जाइए तक्षशिला वाला विद्रोह जल्दी निपटा कर आइए, बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया है। तो तब तक ये सुसीम निकल गया और ये तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि इसका बहुत ज्यादा तबीयत मतलब खराब हो गया था, बहुत ज्यादा वृद्ध भी हो गया था। ये निकला कहाँ पर? सुसीम निकला इधर और ये पहुंचा। कौन पहुंचा? सम्राट अशोक पहुंच गया यहाँ राजधानी में पहुंच गया सम्राट अशोक। और पहुंचने के बाद इनका पहुंचते ही इसका काम क्या हो गया? बिंदुसार का काम खत्म हो गया, मतलब ये मृत्यु हो गया, इसका अपने आप मृत्यु हुआ था, ये मृत्यु हो गया। अब बस उसी समय जो इसके प्रधानमंत्री खल्लाटक था, इसने क्या किया, सम्राट अशोक का राज्यारोहण करवाया। ध्यान रखिएगा, राज्याभिषेक नहीं, राज्यारोहण। अब इसके प्रधानमंत्री ने क्या किया? राज्यारोहण करवा दिया। कब? 272 ईसा पूर्व में। अब राज्याभिषेक और राज्यारोहण दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्या किया गया, सम्राट अशोक आ गया राजधानी में, ये चले गए वहां पर, ये चला गया यहाँ पर, इसकी हो गई मृत्यु। और मृत्यु होते ही राज्यारोहण किसका करवा दिया गया? सम्राट अशोक को। उस प्रधानमंत्री ने करवाया कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर, मतलब राजा बना दिया गया। किसको राजा बना दिया गया? अशोक को। लेकिन राज्यारोहण और राज्याभिषेक में अंतर होता है। राज्याभिषेक में अंतर होता है। राज्यारोहण और राज्याभिषेक में अंतर समझिए। ये हुआ था 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अब इन दोनों में बात समझिए, राज्यारोहण और राज्याभिषेक का मतलब समझिए। यहाँ पर सम्राट अशोक को, बिंदुसार के मृत्यु के बाद सम्राट अशोक को राजा बना दिया गया कुछ मंत्रियों के सामने। और प्रधानमंत्री ने कुछ मंत्रियों के सामने ये घोषणा कर दी कि बिंदुसार की मृत्यु हो गई है, अब से राजा सम्राट अशोक रहेंगे। ये घोषणा हो गया। और गद्दी पर किसको बैठा दिया गया? सम्राट अशोक को। इसको कहा जाता है राज्यारोहण, यानी घोषणा। एक तरह की घोषणा हो गया कि सम्राट अशोक अब राजा हैं और ये बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक राजा हैं। लेकिन राज्यारोहण क्या होता है? राज्याभिषेक अब क्या होता है? राज्याभिषेक समझिए। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया गया। राज्याभिषेक ये हुआ कि सभी सभासदों के सामने, सभी राज्य के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, उन सबको क्या किया गया? बुलाया गया। और बुलाकर क्या किया गया? वहां पर विधि पूर्वक राजा बनाने की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर घोषणा कर दिया जाता है। राज्यारोहण का मतलब किसी राजा को घोषणा कर दिया गया कि ये राजा हैं। और राज्याभिषेक का मतलब क्या हुआ कि पूरा विधि पूर्वक क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया एकदम। हाँ, ये राजा है, आज से आपकी रक्षा यही करेंगे। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद पता चल जाता है ना कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी के कौन मुख्य होंगे। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन होगा। घोषणा हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और लेकिन उनको उस समय पावर नहीं दिया जाता है। पावर कब दिया जाता है? शपथ ग्रहण के बाद। ठीक है वैसे ही लेकिन यहाँ पर पावर भी मिल जाता है। राज्यारोहण के बाद आपका पावर भी मिल जाएगा। यहाँ पर पावर भी मिल गया राज्यारोहण के बाद। वही घोषणा हो गया कि ये राजा है और उनको पावर भी दे दिया गया। और राज्याभिषेक यानी शपथ ग्रहण में क्या होता है? पूरे जितने भी, मान लीजिए मुख्यमंत्री कोई अगर शपथ ले रहा है तो अगल बगल के मुख्यमंत्रियों को बुलाएगा, जो मेन लीडर होंगे उनको बुलाएगा, जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उन सबको बुलाकर और उनके सामने शपथ ग्रहण ऐसे किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी राज्याभिषेक में भी ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो आप कहेंगे कि राज्यारोहण के बाद यहाँ पर राज्याभिषेक करने में इतना दिन समय क्यों लग गया?
ये तो सम्राट अशोक था। देखिए बीच में क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ 272 में और घोषणा हो गया 272 ईसा पूर्व में और घोषणा हो गया कि सम्राट अशोक राजा बन गया। लेकिन तब तक ये बात पहुंच गया सुसीम के पास कि हमको तो सुसीम को पता चल गया कि हमको जानबूझकर यहाँ से भगाया गया है, कहाँ से, राजधानी से। और तो सुसीम क्या होगा, उधर से क्या करेगा, अब लौट कर आया। तब तक पता चला कि क्या हुआ, पिता की जी की मृत्यु हो गई है और राजा बन गया सम्राट अशोक। एक बात समझिए ना, सम्राट अशोक राजा बन गए तो बाकी इसके 100 से अधिक भाई थे, क्या वो सम्राट अशोक को छोड़ेंगे सम्राट अशोक को, कहेंगे तुम राजा कैसे बन जाओगे, जब बड़ा भाई नहीं बना तो हम लोग भी राजा बन जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, माना ये जाता है सम्राट अशोक ने सुसीम को तो मारा ही, साथ में बाकी और भी 100 से अधिक भाई थे, जितने लोगों ने विद्रोह किया सबको क्या किया, काम खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए सम्राट अशोक को पहले से ही अनुभव था विद्रोह दबाने के, चाहे आंतरिक विद्रोह हो चाहे बाहर वाला कोई विद्रोह करे, इसको सबसे पहले पता था कि कैसे। देखिए कालिंग वाला, तक्षशिला वाला, इस सारे जगहों का विद्रोह एकदम सफलतापूर्वक दबाया था। लेकिन कालिंग वाला कुछ जगहों पर क्या हुआ था, स्वतंत्र ये लोग हो भी गए थे। बिंदुसार के समय ही कालिंग वाले स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि बिंदुसार का उतना पकड़ मजबूत नहीं था। यहाँ से सम्राट अशोक का हटते ही यहाँ से क्या हुआ, ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। तो क्या सम्राट अशोक के सामने कुछ चुनौतियां आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। इसके भाई इसके खिलाफ हो गए, विद्रोह में हो गए, इसके दरबार में भी कुछ लोग विद्रोह में हो गए, लेकिन सबका काम निपटा दिया। ये अपने बड़े भाई सुसीम का पहले काम निपटा दिया, काम खत्म कर दिया। और उसके बाद खुद क्या बन गया, राजा बन गया। और उसके बाद राजा बनने के बाद तुरंत इसने राज्याभिषेक क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अभी इसको था कि अपना साम्राज्य को स्थापित किया जाए और देखा जाए कि क्या क्या कमियां हैं, कुछ कमियों को पूरा किया जाए। कमियों को पूरा करने के साथ साथ क्या किया जाए, अपने जो सेना है, सेना को मजबूत किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए। उसके बाद राज्याभिषेक, तो सेना वोना सबको मजबूत किया और उसके बाद क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाने के बाद, राज्याभिषेक समझते हैं विधि पूर्वक राजा बनाना, समझिए शपथ ग्रहण ही है। शपथ ग्रहण ही है कि एकदम विधि पूर्वक सबको बुलाकर राजा बनाया, हाँ ये राजा ही है। तब अब क्या हुआ, यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में इसने क्या बन गया, इसका राज्याभिषेक हो गया। राजा तो यहीं पर था, ये बन गया, अब यहाँ पर विधि पूर्वक राजा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली बात करें कि जिंदगी में इसने एक ही युद्ध लड़ा था, ध्यान रखिएगा। जिंदगी में नहीं, राजा बनने के बाद कह सकते हैं। जिंदगी में तो ये पहले तो कई जगहों पर विद्रोह दबा चुका था, युद्ध कह सकते हैं पहले भी कई जगहों पर। जब राज्यपाल था तो कई जगहों पर इसने विद्रोह दबाया था। लेकिन आपको पता भी होगा, नहीं पता तो समझ लीजिए, इसने सिर्फ एक ही युद्ध किया था। कितना युद्ध, एक ही, पहला और आखिरी युद्ध इसने कालिंग से किया था। राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही इसने क्या किया, सबसे पहले जो आक्रमण की बात है, आक्रमण की बात है, इसने आक्रमण कहां पर किया, कालिंग पर। आप कहेंगे कालिंगे इसको कमजोर मिल रहा था और किसी पर आक्रमण ये नहीं कर सकता था, नहीं। देखिए कालिंग पर इसने आक्रमण कर दिया। क्यों कालिंग पर आक्रमण कर दिया, कि कालिंग पर आक्रमण कर इसलिए कि जब सम्राट अशोक कालिंग में था तो बड़ा कालिंग वालों ने इसको परेशान किया था, बहुत परेशान किया था। कि विद्रोह को तो दबा तो दिया था, लेकिन बहुत विद्रोह दबाने में बहुत परेशानी हुई थी। और जैसे ही ये कालिंग से हटा, खुद को ये कालिंग वाले स्वतंत्र घोषित कर लिए, क्योंकि कालिंग वाले भी बहुत ताकतवर, ध्यान रखिएगा। और कालिंग में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हाथी युद्ध लड़ने में हाथी उतार देते थे, पूरा फील्ड में हाथी उतार देते। एक हाथी कितने लोगों को काम निपटा देता था, ध्यान रखिएगा। अब एक बड़ा सा हाथी आप फील्ड में उसको 10-12 को हाथी दौड़ा दीजिए, कम से कम 400-500 लोगों का काम तो निपटा ही देगा ऐसे ही। तो वही होता था। ये मगध में भी हाथी था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हाथी तो ताकतवर ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो कालिंग वाला हाथी था ना, बहुत ज्यादा इसके जंगलों में हाथी पाया जाता था। हाँ, कालिंग, आप एक और बात समझिए, कालिंग उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा है ना, उसी के कुछ हिस्से जो दक्षिणी भाग है, और दक्षिण भाग से थोड़ा सा ज्यादा भी, वो उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग वाला हिस्सा जो है, वो कालिंग माना जाता है कि ये कालिंग है, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी उस समय कौन थी, कालिंग की राजधानी तोसली थी। तोसली आपसे पूछा भी जाता है, कालिंग की, ये सब कुछ तो पूछा ही जाता है। कालिंग की राजधानी तोसली थी। तो कालिंग में योद्धा भी बहुत ताकतवर थे, और यहाँ पर हाथी, इनके हथियार सबकी ताकतवर थे, तभी तो इतने छोटे होकर इतने बड़े मगध साम्राज्य से लड़ गए थे। आक्रमण सबसे पहले किस पर किया, कालिंग पर। और कालिंग पर आक्रमण करते हैं, इसके पास सेना बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसके पास हाथी थे, घोड़े थे, हथियार ताकतवर था, सब कुछ ताकतवर था। फिर भी यह युद्ध कई वर्षों तक चला, और कई वर्षों तक क्या कह सकते हैं, लगभग 6 से 8 वर्षों तक चला, और यह युद्ध चलने के बाद फाइनली
ये अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इस युद्ध को जीत गया। किस युद्ध को? कलिंग से इसने जो युद्ध किया था, इस युद्ध को जीत गया। ये समझ लीजिए, इतना वर्ष लग गए युद्ध जीतने में। अब आप कहेंगे कि इतना वर्ष क्यों लग गया? क्योंकि कलिंग वाले भी बहुत वीरता के साथ लड़े थे। अब यहाँ तक हालत ये हो गई थी 261 ईसा पूर्व में, इतना दिन जब युद्ध चलेगा तो भूखमरी नहीं आ जाएगी? भूखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, सारे उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं वर्तमान समय में भी कई युद्ध आप देख सकते हैं, जहां जहां भी जिस देश में युद्ध हुआ ना, वहां के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, लोगों का आम लोगों का जीवन मतलब खराब हो गया, और साथ में वहां पर भूखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, महामारी आ जाएगी, ये सारे चीज आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। कहाँ कहाँ से युद्ध हो रहा था? कलिंग से युद्ध हो रहा था, कलिंग से युद्ध हो रहा था और मगध से युद्ध हो रहा था। तो कलिंग तो छोटा था, फाइनली कलिंग वाले युद्ध हार गए। और युद्ध ऐसे नहीं हारे, कलिंग के माना जाता है ऐसा कि कलिंग में बेरोजगारी आ गई थी, भूखमरी आ गई थी, और इनके पास संसाधन खाने के लिए खाना तक नहीं था। और अंतिम में हुआ ये अंतिम में कि यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए एक भी पुरुष नहीं बचे थे। कलिंग में एक भी पुरुष नहीं बचे थे। यहाँ की महिलाओं द्वारा तलवार उठाया गया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ के महिलाओं द्वारा तलवार उठाया गया। फिर भी यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ के महिलाओं द्वारा तलवार उठाया गया, लेकिन फाइनली जीत कौन गया? मगध। सम्राट अशोक की सेना जीत गई और मगध को भी अपने में मिला लिया। अब लेकिन सम्राट अशोक ने क्या किया? एक काम किया कि सम्राट अशोक ये देखना चाहता था आखिर ये कलिंग हम जब थे राज्यपाल इतने ताकतवर कैसे हो गए? हम जब राज्यपाल थे इतने कमजोर थे ये लोग, या उतना ज्यादा मतलब इनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन अब कैसे 8 वर्षों तक युद्ध चला? कैसे इतने ताकत इन लोगों के पास कहां से आया? ये युद्ध जीतने के बाद कहां पर पहुंचा? कलिंग में। क्योंकि कलिंग वाला जो कलिंग में युद्ध हो रहा था, ये खुद थोड़े लड़ रहा था, अपने सैनिकों को भेजा था, अपने सेनापति को भेजा था, ये खुद थोड़े लड़ने के लिए गया था। तो कलिंग का ऐसा हाल हो गया था कि वहां पर भूखमरी आ गई थी, बेरोजगारी आ गई थी। ध्यान रखिएगा, भूखमरी, बेरोजगारी, वहां के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, घर तक उखाड़ दिए थे ये सब। जब मगध की सेना, ध्यान रखिएगा, मगध की सेना यहाँ पर दिखाई देगा ना, मगध की जो सेना थी, मगध की जो सेना थी, जब ये कलिंग में इनका एंट्री हुआ तो इतना तबाही मचाया ये सब, इतना तबाही जिसकी कोई हद नहीं है। समझ लीजिए, घर में से लोगों को निकाल कर मारना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, अब सारे उद्योग धंधे नष्ट कर दिए, सब कुछ, सारे चारों तरफ एकदम तबाही का मंजर था। जब ये सम्राट अशोक अब देखने के लिए पहुंचा कि आखिर अब बचा क्या है, वहां पर बचा क्या है, अब कहां पर ये कलिंग में ये पहुंचा सम्राट अशोक। लेकिन सम्राट अशोक जैसे ही पहुंचा, देखा कि पूरा एकदम कलिंग में एकदम तबाही का मंजर है, चारों तरफ एकदम इधर उधर घर टूटे फूटे हैं। तो शासन किस पर कीजिएगा बताइए? जब लोगे नहीं रहेंगे तो शासन किस पर कीजिएगा? लोगे नहीं बचे थे, सारे पुरुष क्या हो गए थे? समझ लीजिए, एक भी पुरुष तलवार उठाने के लिए नहीं बचा था। और महिलाओं को, बहुत सारे महिलाओं को भी हत्या कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और सारे घर तोड़ दिए गए थे, उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे, वहां खाने के लिए खाना तक नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। भूखमरी एकदम बहुत मतलब जोरों पर भूखमरी आ गई थी वहां पर। जब ये पहुंचा सम्राट अशोक, तो देखिए, हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है, बस समय होता है कि वो जगे, कब वो इंसानियत जगे। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के अंदर भी इंसानियत थी। जब ये पहुंचा तो देखा ऐसा तबाही वाला मंजर कि वहां लोग को भूखमरी से एकदम भूखे ऐसे ही घूम रहे हैं, सारे उद्योग नष्ट हो गए, सब कुछ मतलब खत्म हो गया है। जब देखा तो उसने सोचा कि हम शासन किस पर करेंगे 8 वर्षों तक। और देखिए, एक ही तरफ के लोग नहीं मरे थे, सम्राट अशोक के तरफ के भी बहुत सारे लाखों सैनिक मर गए थे, और इधर के भी लाखों सैनिक, लाखों लोग, बहुत सारे लोग मरे थे। तो इसने सोचा कि 8 वर्षों तक, या आप जितने वर्ष भी बाकी, या पहले भी 8वें वर्ष में ये 8वें वर्ष में ये जीता था, जब ये राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ये आक्रमण किया था, शुरू में नहीं। तो समझ लीजिए 6 से 8 वर्षों का समय लग गया, इतना समझ लीजिए। तो इसने सोचा कि इतने वर्षों तक हम युद्ध किए, इसमें क्या मिला हमें? बताइए, क्या मिला हमें? किस पर हम शासन करेंगे? सारे जब लोग ही नहीं रहे, इसका मतलब अब वहां से जब तुरंत लौटा ना, जब वहां सब यहाँ से जल्दी यहाँ पर रुक भी नहीं पाया, जब देखा ये तबाही वाला मंजर, वापस जब आया अपने मगध में, तो ये इसका मन बेचैन एकदम होने लगा। जब अपने राजधानी में आया वापस, मगध तो था ही, राजधानी पाटलिपुत्र में आया, इसका मन बेचैन अब रहने लगा। अब इसको लगा कि अब हमने क्या कितनी बड़ी गलती कर दिया है, इसका मन बेचैन रहने लगा, सब कुछ। ये जिंदगी का इसका पहला और आखिरी युद्ध बन गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तबाही का मंजर देखकर आसपास वाले जितने भी राज्य थे, सब बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा। उसको बाकी सबको इतना डर हो गया था अंदर, इतना डर हो गया था, इतना डर कि जिसकी कोई हद नहीं है।
बाकी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। इसीलिए सम्राट अशोक ने आगे हथियार भी त्याग दिया, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं, आगे बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा तो हथियार त्याग देगा, तो हथियार भी त्याग दिया, तो तब भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके राज्य पर आक्रमण कर दे। ध्यान रखिएगा। तो इससे आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब महल में अपने आया तो इसका मन बेचैन रहने लगा और कैसे इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।